नमस्कार। आज बात करेंगे नकदी को नियंत्रित करने और डिजिटल या कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने की सरकार की नई योजना के बारे में। सरकार ने डिजिटल रूपी लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 1 नवंबर को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको लॉन्च किया गया है। अभी फिलहाल ये थोक में होने वाली लेन देन के लिए इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि 1 महीने के अंदर खुदरा में लेन देन के लिए भी इसको लॉन्च किया जाएगा, डिजिटल रूपी को लॉन्च किया जाएगा। अब सवाल है कि डिजिटल रूपी क्या है, डिजिटल रुपया क्या है, ये रुपए से किस तरह से अलग है, या जो डेबिट कार्ड होता है जो आपके अकाउंट में पड़े हुए पैसे का को जिस डेबिट कार्ड से आप खर्च करते हैं, या क्रेडिट कार्ड जो होता है उससे ये कैसे अलग है, ये डिजिटल रूपी उससे कैसे अलग है। असल में ये जो डिजिटल रूपी है या डिजिटल रुपया है वो आपके करेंसी नोट की तरह ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि आप करेंसी नोट को जिस तरह से हाथ में रखते हैं, वॉलेट में रखते हैं, इसको उस तरह से आप नहीं रखेंगे। ये एक तरह से अदृश्य मुद्रा होगी, इनविजिबल मनी होगी, इनविजिबल वो कैश होगा। ये जिस तरह से एक ज़माने में जब सोने से जो विनिमय होता था, जो लेन देन होता था, उसकी व्यवस्था इंग्लैंड ने ख़त्म की थी और कागज़ का नोट जारी किया था, तो उसको फ्लाइंग कैश कहा गया था। तो ये जो फ्लाइंग कैश होता है, जिसको जो कागज़ का नोट होता है जो आपके हाथ में होता है, ये उसी की तरह है। फ़र्क इतना है कि ये दिखाई नहीं देगा, ये आपके वॉलेट में होगा, आपके मोबाइल में होगा, ये आपको दिखाई नहीं देगा। ये आपके डेबिट कार्ड से अलग इसलिए होगा क्योंकि डेबिट कार्ड का रुपया जो होता है वो आपके बैंक अकाउंट में होता है। ये रुपया नकदी की तरह होगा, आपके वॉलेट में होगा, ये भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये उसी तरह से नकद होगा जैसे आप बैंक से निकाल करके ले आए हो। जैसे बैंक में एक फर्ज करिए आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपये हैं और आप डेबिट कार्ड से 2,000 रुपये खरीदारी करते हैं तो आपके बैंक से निकलता है ये वो रुपया होगा। आप जैसे आपने बैंक से अपने बैंक के खाते से 10,000 रुपया निकाल करके और अपने वॉलेट में डाला हुआ है 2,000 रुपया, ये उस तरह का कैश होगा। ये डिजिटल रुपी में फ़र्क इतना ही है, ये है असल में करेंसी नोट की तरह ही, लेकिन आप इसको खर्च करेंगे उसी अंदाज में जैसे डेबिट कार्ड का करते हैं या पेटीएम या यूपीआई के जरिए खर्च करते हैं। ये इतना बारीक सा फ़र्क है। तो इसको लॉन्च किया गया है अभी थोक लेन देन के लिए, और अगले 1 महीने में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा जो खुदरा के लिए होगा। तो रिजर्व बैंक की तरफ से कहा गया है कि ये जो डिजिटल रुपी है इसके बहुत फ़ायदे हैं। इससे आपका लेन देन आसान हो जाएगा, ट्रांजैक्शन बहुत कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन होगा, इसमें नोट छापने का खर्चा कम हो जाएगा। तो जो पेड़ों की कटाई होती है या जो जिस तरह से नोट बनाए जाते हैं तो पर्यावरण के लिए भी जो नुकसान होता है वो भी नहीं होगा, और जो खर्च होता है नोट छापने पर वो भी नहीं होगा। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। अब आप जरा 6 साल पीछे चलिए, जब 2016 में नोटबंदी की घोषणा की गई थी। नोटबंदी की घोषणा की गई थी ये कह के कि इससे काला धन खत्म होगा, इससे जाली नोट का खतरा खत्म होगा, लेकिन तुरंत ही जब समझ में आ गया कि कोई काला धन इससे खत्म नहीं हो रहा है और न जाली नोट का संकट की जो समस्या है वो दूर हो रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने नकदी बैंक्स में जमा करनी शुरू कर दी 500 और 1,000 रुपए के नोट में, तो उसका गोल पोस्ट चेंज किया गया। तब सरकार की तरफ से कहा गया कि ये कैशलेस सोसाइटी बनानी है, कैशलेस अर्थव्यवस्था बनानी है, डिजिटल अर्थव्यवस्था बनानी है, उसमें ये नोटबंदी बहुत काम आएगा। तो नोटबंदी के काम आने की बात जो कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए हुई वो भी फेल हो गई, क्योंकि नकदी का चलन बना रहा भारत में। डिजिटल लेन देन बढ़ा जरूर, उसका वॉल्यूम भी बढ़ा, उसका वैल्यू भी बढ़ा, लेकिन मोटे तौर पर जो लेन देन था, जो खरीदारी थी, खरीद फरोख्त थी, वो नकदी में होती रही। और वो भारतीय रिजर्व बैंक के अपने जो इस महीने का डाटा है, जो आंकड़ा है, उससे पता चल रहा है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि इस समय देश के लोगों के हाथ में करीब 31 लाख करोड़ रुपए का कैश है। अब आप सोचिए, जब नोटबंदी हुई थी 2016 के नवंबर में, तो देश के लोगों के हाथ में 18 लाख करोड़ की नकदी थी, और आज 6 साल के बाद 31 लाख करोड़ की नकदी है। यानी 6 साल में करीब 13 लाख करोड़ रुपए की नकदी बढ़ गई है। तो वो नकदी बढ़ी है, इसका मतलब नकदी में लेन देन भी बढ़ा है। अर्थव्यवस्था का आकार नहीं बढ़ा है, ये सब लोग जानते हैं। अभी भी हम लोग की अर्थव्यवस्था वही $3 ट्रिलियन के आसपास है, और दो साल जो कोरोना के रहे उसमें तो 1.5% से ज़्यादा जीडीपी का नुकसान हुआ। तो अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ी है, लेकिन जो डिजिटल लेन देन बढ़ा है उससे ज़्यादा अनुपात में कैश का लेन देन बढ़ा है। और जो 31 लाख करोड़ रुपया लोगों के हाथ में है, लोगों के हाथ में होने का मतलब ये नहीं है कि सारा जितना कैश है वो सारा नहीं माना जाता है।
जो सारा कैश सर्कुलेशन में होगा, कैश इन सर्कुलेशन में जो रकम बैंक्स में जमा है उनको छोड़ करके जो रकम लोगों के पास है उसको कैश इन हैंड बोलते हैं, लोगों के हाथ की नकदी बोलते हैं, वो 31 लाख करोड़ है। और कैसे काला धन खत्म करने की योजना विफल हुई है वो इस आंकड़े से पता चलता है कि उसमें से 9,21,000 करोड़ रुपए का कैश गायब है। पता ही नहीं है कि वो कैश कहां है, वो कैश सर्कुलेशन में नहीं है, बैंक्स में भी नहीं है और सर्कुलेशन में भी नहीं है। और इसको लेकर के आरबीआई और पूरा बैंकिंग सिस्टम चिंतित है कि वो 9,21,000 करोड़ रुपया, जिसमें ज्यादातर 2,000 रुपए के नोट हैं, वो कहां दबा हुआ है। वो काला धन बन गया या लोगों ने कोरोना की वजह से जो लोगों में एक असुरक्षा की भावना बनी और लोगों को लगा कि कैश रखना चाहिए तो उन लोगों ने कैश अपने पास दबा लिया। अकेले बिहार झारखंड जैसे गरीब राज्य में 90,000 करोड़ रुपए के 2,000 रुपए के नोट गायब हैं बाजार से, वो सर्कुलेशन में नहीं है, लोगों के पास दबे हुए हैं। तो जाहिर है काला धन खत्म करने का जो अभियान था वो पूरी तरह से फेल हो गया, काला धन खत्म नहीं हुआ। और जाली नोट का भी मामला उसी तरह से जस का तस है। अभी पिछले दिनों गुजरात में एक एम्बुलेंस पकड़ी गई थी जिसमें 25 करोड़ रुपए का जाली नोट था। उस रुपए के साथ जो लोग पकड़े गए उनसे पूछताछ हुई और उस पूछताछ के दम पर सूरत से लेकर के मुंबई तक 3 जगह छापे मारे गए और 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का जाली नोट मिला। तो ये न काला धन खत्म हुआ, न जाली नोट खत्म हुआ और न डिजिटल अर्थव्यवस्था की वजह से नकदी का चलन खत्म हुआ। तो वो योजना विफल हो गई, नोटबंदी की जो योजना थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि एक दूसरी योजना है, ये पार्ट 2 है, डिजिटल रूपी के जरिए नकदी को कंट्रोल करने का। ये सरकार, ये जो नई विश्व व्यवस्था है, उस नई विश्व व्यवस्था में नकदी को नियंत्रित करना, लोगों के हाथ में जो कैश है उसको नियंत्रित करना दुनिया की हर सरकार का पहला मकसद हो गया है। यह ध्यान रखें कि जो नकदी है, कैश है आपके हाथ में या आम नागरिक के हाथ में, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। नकदी उस जो व्यक्ति की, नागरिक की स्वायत्तता और उसकी स्वतंत्रता का आखिरी किला है, लास्ट फोर्टे है। कैश को किसी भी स्थिति में सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कैश है तो उसको नियंत्रित करने का यही तरीका है कि आप कैश बंद कर दें। जैसी नोटबंदी हुई थी उसी तरह की किसी योजना से, उसी तरह की आप बड़ी घोषणा से आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसको चुटकी बजा करके सरकार नियंत्रित कर सकती है, कोई भी बैंक नियंत्रित कर सकता है। आपने देखा होगा हर व्यक्ति के साथ इस तरह का हो चुका है कि आपने डिजिटल पेमेंट करने की कोशिश की और आपका जो भी आप ऐप यूज कर रहे हैं वो काम नहीं किया। यूपीआई का जो भी ऐप है, गूगल पे है, पेटीएम है, आपका वो ऐप काम नहीं किया। कहीं नेट की व्यवस्था नहीं है, नेट कमजोर है तो आपका वो ऐप नहीं चल रहा है। कहीं ऐप की खराबी होती है, कहीं आपका जो बैंकिंग सिस्टम है, जिस बैंक से आपका ऐप कनेक्टेड है, उस बैंकिंग सिस्टम की गड़बड़ी से आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं। कई बार जो वेंडर होता है जिसकी आप सेवा लेते हैं या सामान खरीदते हैं, उसके एंड पर कोई गड़बड़ी होती है और आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये डेलिबरेटली होता है या जानबूझ करके इसको किया जाता है। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ये चीजें नहीं होती हैं। लेकिन आप सोचें अगर कंट्रोल करना हो तो कितना आसान है कंट्रोल करना। जिस तरह से भारत में या दुनिया के किसी भी देश में ब्रॉडबैंड को, इंटरनेट को नियंत्रित किया जाता है, इंटरनेट की सेवा बंद कर दी जाती है बार बार बात में, उस तरह से अगर इंटरनेट की सेवा बंद कर दे सरकार को, जब भी नकदी कंट्रोल करनी होगी, जब भी आपकी खरीद फरोख्त को कंट्रोल करना होगा तो उसको कंट्रोल कर लेगी, वो बंद करा देगी। आपका ऐप काम नहीं करेगा, आपके नेट की व्यवस्था काम नहीं करेगी, नेट की सर्विस काम नहीं करेगी या वेंडर की सर्विस काम नहीं करेगी। तो जब डिजिटल अर्थव्यवस्था होगी उसको 10 तरह से नियंत्रित करने का तरीका सरकार के पास है। लेकिन अगर आपके हाथ में नकदी है तो उसको नियंत्रित करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। अमेरिका जैसे विकसित देश में आज भी लगभग 50% खरीद फरोख्त और लेन देन नकदी में होती है। सोचें, जिस देश का मास्टर कार्ड है, जिस देश का वीजा कार्ड है, जिसके आधार पर सारी दुनिया में डिजिटल अर्थव्यवस्था चल रही है, उसके यहां 50% से ज्यादा अर्थव्यवस्था नकदी पर चलती है। यूरोप के देशों में भी यही है, दुनिया के लगभग तमाम विकसित देशों में इसी तरह से होता है। तो ये जो स्थिति है, ये जो डिजिटल रूपी है, उसका फायदा पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उसके कई रूप अभी भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, गूगल पे है, यूपीआई है, पेटीएम है, इस तरह की 10 चीजें हैं। अमेजॉन से लोग पे कर रहे हैं, 10 तरह से पेमेंट के ऑप्शन आपको मिल गए हैं। लेकिन जो नकदी का लेन देन है उससे आपको जो आज़ादी मिलती है, जो स्वायत्तता मिलती है, जो छूट मिलती है, जो कॉन्फिडेंस मिलता है, जो आत्मविश्वास मिलता है, वो किसी डिजिटल लेन देन से या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको नहीं मिलेगा।
तो एक तो यह है कि नागरिक की आज़ादी, उसकी स्वायत्तता, उसकी स्वतंत्रता को कंट्रोल करने का माध्यम बनेगा। इस तरह की जो भी डिजिटल रूपी लॉन्च होगा वो उसको नियंत्रित करने का माध्यम बनेगा। और उसका फायदा किसको होगा? एक बेहद छोटा समूह, देश का बेहद छोटा समूह, जिसकी संपत्ति कोरोना के समय में ये डिजिटल अर्थव्यवस्था आने के साथ या जो डिजिटल लेन देन बढ़ने के साथ जिसकी संपत्ति, जिसका कारोबार बढ़ना, बेहिसाब बढ़ना शुरू हुआ है, उस वर्ग को इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। उस व्यक्ति को, उस वर्ग को, उन लोगों को जो एक दिन में जिनकी कमाई 1600 करोड़ रुपए की होती रही है, 800 करोड़ रुपए की होती रही है, ऐसे लोगों को इसका फायदा होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि हम इस देश का नागरिक देश की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था को समझता नहीं है, और उनका सारा कारोबार देश की बैंकिंग और मौजूदा मौद्रिक व्यवस्था के ऊपर निर्भर है। लाखों करोड़ रुपए के कर्ज उनको दिए जाते हैं और चुटकियों में दिए जाते हैं, बिना ड्यू डिलीजेंस किए और बिना किसी आधार के, बिना किसी मॉर्गेज के। सिर्फ शेयर बाजार में उनकी कंपनियों के, उनके लिस्टेड कंपनियों के शेयरों के दाम बढ़ने के आधार पर उनको लाखों करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाता है। तो इसका अगर नागरिकों का सारा पैसा बैंक्स में जाता है, बैंक में जमा होता है और डिजिटल लेन देन की स्थिति बढ़ती है, नकदी घटती है, नकदी का लेन देन कम होता है, तो वो जो छोटा समूह है जिसकी सारी व्यवस्था, जिसका सारा कारोबार बैंकिंग व्यवस्था पर निर्भर होता है, सिर्फ उसको फायदा होगा। तो एक तरफ नागरिकों की स्वायत्तता, आज़ादी नियंत्रित होगी और दूसरी तरफ एक छोटे समूह को फायदा होगा। इसलिए इस डिजिटल रूपी को लेकर के या जो भी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की जितनी भी बातें हो रही है, जितने भी उसके फायदे गिनाए जा रहे हैं, उनको मानने, उनको स्वीकार करने से पहले आम आदमी को अपने हिसाब से, अपनी जरूरतों को देखते हुए, अपनी स्थिति को देखते हुए उनका आकलन करना चाहिए। डिजिटल रूपी लॉन्च होने के साथ ही सरकार की तरफ से भी और मीडिया में ऐसे स्वतंत्र रूप से भी ये बताया जाने लगा है कि इसका एक बड़ा फायदा ये है कि आपकी नकदी जो लूटमार होती थी, आपसे पैसे लोगों से जो छीन लिए जाते थे या डाका पड़ जाता था, उस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। ये जब डिजिटल इकोनॉमी, नोटबंदी के बाद भी जब वो कॉन्सेप्ट प्रचारित किया गया था इससे कि लोगों को बहुत फायदा होगा, तब भी ये कहा गया था कि लूटमार कम होगी, चोरी और छीना झपटी कम होगी। ये जरूर है कि उससे नकदी की लूट कम हुई होगी, लेकिन जो बैंकिंग फ्रॉड है उसमें कई गुना की बढ़ोतरी हो गई है। क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड में कई गुना की बढ़ोतरी हो गई है। लोग जो कहीं भी बैठा हुआ जो हैकर है वो लोगों के अकाउंट हैक कर ले रहा है, क्रेडिट कार्ड हैक कर ले रहा है, और वो उसका वॉल्यूम इतना बड़ा हो गया है कि उसके सामने जो पहले लूटमार होती थी, जो ट्रेडिशनल छीना झपटी और लूटमार थी, वो बहुत मामूली लगता है। ये हजारों लाखों करोड़ रुपए की लूट बढ़ गई है। तो अगर डिजिटल रूपी को अपनाते हैं और साइबर सिक्योरिटी के कानून को मजबूत नहीं किया जाता है या उसको मजबूत करने की व्यवस्था नहीं बनती है, तो वो एक अलग खतरा नागरिकों के सामने होगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।